नमस्कार। परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 क्लास 12th विषय ज्योग्राफी। इसमें टोटल 28 नंबर के सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है नार्वे। पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं मिश्रित कृषि। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स वाला। पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसलें लेता है? अमन, ओस, बोरो सभी लेता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती? हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। मैंने डबल आपको इसलिए बताया ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपका रिविजन हो जाए। नार्वे और मात्रात्मक क्रांति। आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को एक माता के रूप में स्वीकार करता था। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। योजक। बिग इंच पाइपलाइन पेट्रोलियम है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। ये रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद है असत्य। असत्य बताइए। जनांगीकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न मृत्यता होती है। बिल्कुल असत्य है, ये असत्य है। विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है। बिल्कुल सत्य है। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। बिल्कुल सत्य है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सत्य है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा, तो यह दामोदर आएगा, ये असत्य है। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरी के बांध से निकाली गई है। बिल्कुल सत्य है। सही जोड़ी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। परिवहन तृतीय क्रियाकलाप। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्स कहा जाता है। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? 1921 में। भिलाई किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। चावल में विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। तो इसमें आ जाएगा आपका दूसरा। भारत में कपास का सबसे बड़ा महाराष्ट्र आ जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, अब जो मेरा मेन मकसद है जो आपको बताना है वो है 2 अंक के प्रश्न, और 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके टोटल 8 मतलब 16 नंबर के। और इन 16 नंबर के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, तो उसने पूछा है रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। अब ये जो रेड जेल है ना, ये मानव भूगोल का जनक भी है, ये निश्चयवाद का समर्थक भी है ना। तो रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, तो उसने कहा था मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। तो अपन एक परिभाषा 2 नंबर की लिखनी, ज्यादा नहीं लिखनी। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना, ये मानव भूगोल की परिभाषा हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न है 2 नंबर में, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं? तो देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद मतलब जिसमें प्रकृति को महान और मनुष्य को गौण समझा गया, और मनुष्य के सारे कार्य प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। अशोधित जन्म दर ज्ञात करने का, अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखिए मेरे पिछले जितने भी वीडियो है ना, ये इस पे लेसन पे यूनिट पे, उनमें से बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत सारे इसमें अभ्यास पेपर में। तो अशोधित जन्म दर का सूत्र था, अशोधित मृत्यु दर का सूत्र था, अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, बटा उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या। और ये जब हम लिख देंगे और इंटू उसमें 1000 कर देंगे। क्या लिखा पे बोला मैंने? अशोधित मृत्यु दर बराबर, अशोधित मृत्यु दर ऐसे बराबर लगाना है और ऊपर लिखना है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या आशय है? ऋणात्मक का मतलब होता है कमी होना। जब 2 समय अंतरालों में, यदि 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, मतलब 2 समय अंतरालों के बीच, जैसे 2001 और 2011 2 समय अंतराल है, अगर इनमें
पहले की जनसंख्या 2001 की ज़्यादा हो और 2011 की कम हो तो उसे कहा जाता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न इतना ही लिखना है। अब मेन प्रश्न आया आपका उत्प्रवास। उत्प्रवास क्या है? उत्प्रवास और होता है प्रवास। उत्प्रवास किसे कहते हैं और अप्रवासी क्या है? तो अब देखिए, मैंने उत्प्रवास का बहुत अच्छा है। उत्प्रवास में मैं 2 नंबर में क्या लिखूंगा, उसमें लिखूंगा मैं प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे भारत छोड़कर कोई अमेरिका चला जाता है, भारत छोड़कर कोई अमेरिका चला जाता है तो वो हमें क्या कहेंगे, उसको उत्प्रवासी। और वो अमेरिका में जा रहा तो अमेरिका में उसे क्या कहेंगे, अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब होता है कि यदि उत्प्रवासी तो समझ में आ गया ना, उत्प्रवासी में क्या लिखेंगे, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि कोई भारत छोड़कर अमेरिका जाता है तो भारत छोड़ के जाने वाले को हम क्या कहेंगे, उत्प्रवासी, और अमेरिका वाला उसको क्या कहेगा, अप्रवासी। जैसे कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका से भारत आया, अमेरिका है एक देश है अमेरिका, और अमेरिका से वो कहाँ गया, भारत आ गया, तो भारत वो आएगा तो हम उसको अप्रवासी कहेंगे और अमेरिका के लिए हो जाएगा उत्प्रवासी। आ गया आपको समझ में, अप्रवासी और उत्प्रवासी। तो उत्प्रवासी में हम लिखेंगे कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं। प्रवास के प्रतिकर्षक कारकों को लिखिए। तो देखिए, प्रवास का प्रतिकर्षक कारक का मतलब होता है, 2 नंबर में लिखना है अपन को। तो प्रवास के प्रतिकर्षक का कारक का मतलब होता है कि वो कौन कौन से कारक है जिसके कारण लोग एक स्थान को छोड़ के जा रहे हैं, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो उसमें अपन देखो, अपन सोचना है इसमें 2 चीजें, प्रतिकर्षक कारक और आकर्षक। तो प्रतिकर्षक कारक में छोड़ते हैं और आकर्षक में आते हैं। प्रतिकर्षक कारक की बात कर रहा हो तो जहां पर देखिए बेरोजगारी होगी, रहन सहन की निम्न दशाएं होगी, राजनीतिक उपद्रव। अब ये राजनीतिक उपद्रव भी प्रतिकर्षक का एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे यूक्रेन अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले गए। अब देखो, यहाँ भी एक बहुत अच्छी चीज है कि यूक्रेन का व्यक्ति छोड़ के मान लो रूस चला जाता है तो यूक्रेन के जो छोड़ गए उनको क्या कहेंगे, उत्प्रवासी, और रूस के लिए वो क्या हो गए, अप्रवासी। तो ये प्रवास का प्रतिकर्षक कारक है कि बहुत ज्यादा राजनीतिक उपद्रव होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से जितने भी ब्राह्मण थे वो सब उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया और वो आ गए राजनीतिक उपद्रव के कारण। प्रतिकूल जलवायु मतलब ऐसी जलवायु बहुत कठोर, या तो बहुत ज्यादा ही गर्म हो या बहुत बहुत ज्यादा ठंडी हो जो हम उसको सहन नहीं कर सकते, तो उसके कारण भी लोग छोड़ते हैं। प्राकृतिक विपदाएं आ जाती है, महामारियां आ जाती है, जैसे कोरोना जैसी महामारियां आ जाती है तो वो क्या होता है, इसे कहा जाता है प्रतिकर्षक कारक। प्रतिकर्षक मतलब छोड़ना, अपकर्षक मतलब क्या होता है बच्चों, आकर्षित, जो चीज हमें आकर्षित करती है, जैसे अच्छी रोजगार हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, जीवन स्तर की उच्च दशा हो, ये हो जाएगा आपका अपकर्षक। सहकारी कृषि की 2 विशेषता लिखिए। अब सहकारी कृषि का संबंध सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दूं, सहकारी का संबंध डेनमार्क से था। सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका संबंध कहाँ से था, डेनमार्क। डेनमार्क किस महाद्वीप में है, यूरोप में। तो इसमें मैं क्या बता रहा था कि कृषकों का एक समूह होता है जो अपनी कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए या अधिक लाभ कमाने के लिए स्व इच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं। आपस में मिलकर एक संस्था बना लेते हैं 10-12 लोग या उनके हिसाब से, और वो मिलकर कृषि करते हैं जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। और सहकारी कृषि किस देश में की जाती है, डेनमार्क में। इसका दूसरा है, सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। जैसे अपने यहाँ पर भी सहकारी संस्था है ना, जहाँ से लोगों को वो मिलता है खाद बीज मिलता है, वो जहाँ से वो बहुत सारा वो खाद बीज और अल्पकालीन ऋण भी देती है, ऐसा।
तो सहकारी कृषि को कहाँ पर सबसे ज़्यादा सफलता मिली? तो डेनमार्क में। ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण है ये। गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अब देखो, ये आधुनिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। अब ये गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। एक होती है चावल प्रधान निर्वाह कृषि और एक होती है चावल रहित निर्वाह कृषि। अब चावल प्रधान निर्वाह कृषि में चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है और चावल रहित कृषि में चावल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो इसकी 2 विशेषता पूछ रहा, पर वो अपन को 2 विशेषता लिखनी है। तो इसकी 2 विशेषता होगी, भूमि का गहन उपयोग होता है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होती है और जमीन कम होती है और काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो भूमि का गहन उपयोग होता है जिससे उत्पादन अधिक होता है। एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम, इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब मशीनों को कम महत्व दिया जाता है और मानव को अधिक महत्व दिया जाता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए, मतलब मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इसमें पशुओं के पशुपालन भी किया जाता है, तो पशुओं की जो खाद होती है उसका उपयोग किया जाता है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो 3 भागों में बांटा है श्रमजीवी जनसंख्या को। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक जिसको 183 दिन से ज्यादा काम मिलता है, सीमांत श्रमिक जिसको 183 दिन या 6 महीनों से कम काम मिलता है, और अश्रमिक जिसको काम नहीं मिलता है, उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। ये आपको याद रखना है। अब देखो, थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब इसमें थोड़ा आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा कि श्रमिक सहभागिता भारत में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में श्रमिक सहभागिता दर बढ़ाने के लिए, कौन सी दर? श्रमिक सहभागिता दर बढ़ाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मतलब क्या कारण है कि भारत में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में श्रमिक सहभागिता दर बढ़ने के पूछ रहा है, बढ़ने के क्या कारण है? तो देखो, पहले लोग कृषि पर निर्भर होते थे। द्वितीयक क्रिया जिसमें विनिर्माण का काम किया जाता है, या तो विनिर्माण किया जाता है, और तृतीयक सेक्टर मतलब जिसमें परिवहन किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र की संख्या कम हुई और लोग अब इसकी तरफ आकर्षित हुए। तो क्यों हुए? तो उसके कोई 2 कारण लिखना है। तो पहले था खेत आधारित रोजगार से गैर खेत आधारित रोजगार पर निर्भर, मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, कृषि पर निर्भर होते थे, मात्र कृषि पर निर्भर रहते थे। तो अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने कृषि कार्य को छोड़ के हम जैसे पिकअप लेकर आ गए, ट्रैक्टर लेकर आ गए, या कोई अन्य साधन आ गया, या व्यापार करने लग गए। तो हमने पहले हम सोचते थे कि हमें खेत से रोजगार मिलेगा, लेकिन अपने खेत वाली भावना को हटा दिया, अब गैर खेत मतलब अन्य साधनों से या अन्य काम के द्वारा हमें रोजगार प्राप्त करना। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योग की संख्या बढ़ी, जैसे दोना पत्तल की संख्या बनाना, बीड़ी बनाना, अगरबत्ती बनाना, चाय की दुकान लगाना, पिंचर की दुकान लगाना, किराना लगाना, या व्यापार करना, या परिवहन करना। इसके कारण भी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में संख्या बढ़ी है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में यदि जनसंख्या कम होगी तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अगर वो कहते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में यदि जनसंख्या बढ़ती है तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा? तो घटेगी, है ना। एकाकी बस्ती किसे कहते हैं? एकाकी बस्ती मतलब जहां पर एक परिवार के लोग रहते हैं झोपड़ी बनाकर, उसे एकाकी बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती, मतलब इसी को अपन परिक्षिप्त बस्ती भी कहते हैं, परिक्षिप्त बस्ती या पल्ली बस्ती। क्या कहते हैं? पल्ली बस्ती या एकाकी बस्ती। जैसे जंगलों में जो लोग रहते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं, तो उसे कहते हैं एकाकी बस्ती। स्मार्ट सिटी मिशन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। स्मार्ट सिटी मतलब व्यवस्थित नगरों का, सिस्टमेटिक नगरों का निर्माण करना। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत क्या है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है एक साफ सुथरे सुंदर आधारभूत वाले नगरों का निर्माण करना। ये पहला पॉइंट है, आधारभूत सुविधाएं और साफ सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देना, मतलब एक अच्छे सुव्यवस्थित नगर का निर्माण करना जिसमें आधारभूत जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं हो। और इस योजना में क्या है, सतत समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि सभी व्यक्तियों का समग्र विकास, मतलब सभी व्यक्तियों का विकास करना होता है। इनकी जो घरों का निर्माण होता है, सुव्यवस्थित सड़कें होती हैं, पार्क होता है,
इस प्रकार के नगर को कहा जाता है स्मार्ट सिटी मिशन योजना। अब 2 नंबर का है, अगला प्रश्न आएगा इसमें। देखिए आप, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय केंद्रों के नाम लिखिए। ये नाभिकीय केंद्र मैप में भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं भारत के। पर नाभिकीय ऊर्जा क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। थोरियम और यूरेनियम के द्वारा, 2 पदार्थ हैं ये, किया जाता है, जिसमें कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाया जाता है। जिसमें कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाया जाता है। मतलब नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है यूरेनियम और थोरियम 2 पदार्थों के द्वारा, और जिससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जो विद्युत उत्पन्न होती है, जिसमें बड़े बड़े कारखानों की मशीनें चलाई जाती है। अब नाभिकीय, प्रमुख नाभिकीय केंद्र देखो, प्रमुख नाभिकीय केंद्रों में आ जाएगा आपका तारापुर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। रावतभाटा अपन ने 10वीं में पढ़ा होगा, रावतभाटा राजस्थान में है। कल्पकलम तमिलनाडु, केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश। ये जो नरोरा है, नरोरा उत्तर प्रदेश। इसे 4 नाभिकीय केंद्रों के नाम लिखिए। तो अब आपने इसमें 2 नंबर आपको जब भी मिलेंगे जब आप नाभिकीय ऊर्जा क्या है ये बताओगे और भारत के प्रमुख नाभिकीय केंद्रों के नाम लिखिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर का तो ये प्रश्न पूछा उसने और 1 नंबर का ये प्रश्न पूछा। अगर आपने मान लो भारत के प्रमुख नाभिकीय केंद्र ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे तो फिर आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, फिर 1 ही नंबर मिलेगा। अब प्रश्न पूछा उसने ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। परंपरागत और अपरंपरागत। परंपरागत में वो होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जिसमें देखो नाभिकीय ऊर्जा हो गई, उसके बाद में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। अब इसमें अपन 4 लिखना पड़ेगा अपन को, मतलब 1 को हम आधा नंबर का मानेंगे ना, जब 4 नाम हम लिखेंगे जब जाके अपन को वो कितने नंबर देगा? 2 नंबर देगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जब हम 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे तो वो 2 नंबर देगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास में कोई 2 कारण लिखे। अब देखो, लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर क्यों जा रहे हैं, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं वो रोजगार की तलाश में या रोजगार के अवसर के कारण वो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जा रहे हैं। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छा जीवन, बेहतर जीवन जीने के लिए वो नगरों से, ग्रामीणों से नगरों की ओर जा रहे हैं, और ये प्रवास सबसे ज्यादा है ना। जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए। अब निम्नीकरण, गुणवत्ता मतलब शुद्ध जल, अब निम्नीकरण मतलब उसमें कमी होना, कि कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए इसमें एक बार है कीटनाशक दवाओं का बहुत अधिक छिड़काव, और शहरों से निकलने वाला जो गंदा मल मूत्र होता है वो सीधे नदियों में, नालों में जाकर मिलना, और वो नाले नदियों में मिलना, जिससे भी निम्नीकरण होता है, बिल्कुल होता है। पशुओं को कुल्ले में नहाने से भी जल की गुणवत्ता में, या कोई ऐसा बाहरी अवांछनीय पदार्थ शुद्ध जल में मिलता है तो उसे निम्नीकरण कहते हैं। पर ये 2 कारण लिख रहा, तो हम 2 कारण पूछ सकते हैं। अब ये जो उसने देखिए, आप उसमें देखिए आप 1 प्रश्न, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 प्रश्न उसने पूछे 2-2 नंबर के, और 28 वो पूछे भूगोल में। तो ये हो गए आपके आज। अब मैं आपका आज इसके साथ में आपको मैं मैप बताऊंगा विश्व का। किसका मैप बताऊंगा? विश्व का। विश्व का मैप में क्या है? विश्व का मैप में ये है कि अब देखो, ये मैप ऐसा देगा आपको वो परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, उसमें इसमें दे रखा है कि क्रमांक 19 का अथवा है और वो प्रश्न क्रमांक 19 है। अब देखिए आप मैप आपको कैसे भरना है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैप 10 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहिए मैप की। अब देखिए ये मैंने प्रश्न रखा, पहला है 19 का, है ना, ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र, वो पूछ रहा ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र। अब ये मैप है ना, अब मेरी बात सुनो, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर है ब्राजील का, ये है ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र। कौन सा? कॉफी उत्पादक क्षेत्र। ये पहला मैंने लिख दिया, और ये वाला एरिया बता रहा। अब उसने मुझे ये नहीं बताया ऑप्शन, पर मुझे याद होना चाहिए कि यहाँ पर कॉफी होती है, इसलिए यहाँ ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र आएगा। अब वो बता रहा केप टाउन से लंदन समुद्री मार्ग। अब उसने ये समुद्री मार्ग तो दे दिया, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि केप टाउन कहाँ है और लंदन कहाँ है। तो मुझे पता है कि दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन एक शहर है ना, ये केप टाउन, और ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन ये समुद्र मार्ग से जुड़ा हुआ है, ये
समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ। मैंने दूसरा भी सही कर दिया। अब तीसरा उसने पूछा स्वेज नहर। अब मुझे पता है लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली को स्वेज नहर कहते हैं। मतलब ये लाल सागर और ये भूमध्य सागर और ये वाला जो स्थान है, मतलब उसने एरो का निशान कि आप इधर लिख सकते हो, पर मेन चीज क्या है ये, तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्वेज नहर। ये क्या हो गया? स्वेज नहर। अब मेडागास्कर, अब मेडागास्कर में पशुपालन किया जाता है और मुझे पता है, और मैंने देखो मेरे प्रैक्टिस में मैंने सारे सारे करवाए मोस्ट इंपोर्टेंट में, तो ये हो जाएगा मेडागास्कर। ये मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, अब ये हो गया आपका, यहाँ लिख देना हम ऑस्ट्रेलिया, ये पढ़ते हैं यहाँ पर, ये भी याद रखना, ऑस्ट्रेलिया पार द्वीपीय रेल मार्ग। ये तो हो गया एक। देखो मैंने कितना कर दिया, केप टाउन से लंदन समुद्री मार्ग मैंने कर दिया, स्वेज नहर मैंने बता दिया, मेडागास्कर मुझे याद था मैंने लिख दिया, ब्राजील कॉफी उत्पादक क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया पार। अब 5 में से कॉपी चेक करने वाला मुझे 5 ही देगा, इसमें से वो ये नहीं कर सकता कि 4.5 दे, क्योंकि मैंने सही किया। अब मैं अथवा वाला बताता हूँ आपको, ये अथवा वाला है, ये अथवा वाला है। और ये या तो आपको इसमें अथवा वाले में बच्चे क्या करते हैं, मान लो जैसे ये प्रश्न है अथवा वाला, तो क्या करते हैं, ये भी इसमें से 2 कर देते हैं और इसमें से 1 कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर कब मिलेंगे, या तो आप इसको 5 को कीजिए या इनको कीजिए। तो देखिए उसने हेलीफैक्स दे रखा। अब जैसे मान लो कि मुझे हेलीफैक्स नहीं पता है, तो मैं दूसरा देखूंगा, यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र। अपन को पता है ये यूरोप है और ये डेयरी कृषि क्षेत्र मैंने उसमें प्रैक्टिस करवाई थी इसकी, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूरोप का डेयरी कृषि क्षेत्र। ये हो गया यूरोप का। अब वो पूछा पार साइबेरियन रेल मार्ग, व्लादिवोस्टोक से ट्रांस साइबेरियन। अब ये पार साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा है ये पार साइबेरियन, ये वाला पार साइबेरियन रेल मार्ग। अब उसने वेल्स घास का मैदान, मैंने बार बार कहा था दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहा जाता है वेल्स, और दक्षिण अफ्रीका कहाँ है ये, तो यहाँ मैं लिख दूंगा वेल्स। 3 मेरा सही हो गया। ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, ये वाला जो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो अब ये ऑस्ट्रेलिया, तो ये मैं लिख दूंगा ऑस्ट्रेलिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब एक मान लो मुझे याद नहीं था हेलीफैक्स, अब मुझे सबसे बाद में, मैं जब मुझे 4 याद था 1 नहीं याद था, तो मैं इसको सबसे बाद में कर दूंगा, बचा यही, तो मैं कह दूंगा कि यही हेलीफैक्स है। क्या है ये? हेलीफैक्स। और किस देश में ये? कर्नाटक में। तो प्रश्न को ऐसे हल करना है जिससे अधिक से अधिक नंबर आए। धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पेन लेकर नोट्स बनाइए। अब बहुत कम समय बचा परीक्षा के लिए, वापस मैं बहुत जल्दी ही मतलब यूनिट वार रिवीजन करवाऊंगा। धन्यवाद।